नमो नमः। सुनो सुनाती में मैं आपको हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी परंपरा और हमारी मिट्टी से जुड़ी कहानियाँ सुनाती हूँ। हमारे इतिहास में अनेकों वीरांगनाओं की गाथाएं प्रसिद्ध हैं। उन्हीं में से एक प्रसिद्ध है रानी दुर्गावती की। रानी दुर्गावती की पुण्यतिथि अभी 24 जून को गई है। तो सुनते हैं इस वीरांगना की कहानी। कहानी कुछ इस प्रकार है। बांदा जिले में राजपूत चंदेल राजा कीरत राय का राज्य था। उनके घर में 5 अक्टूबर 1524 को एक पुत्री का जन्म होता है और उस दिन दुर्गा अष्टमी थी, इसलिए पुत्री का नाम रखा जाता है दुर्गावती। दुर्गावती बचपन से अपने पिता राजा कीरत राय के साथ में घुड़सवारी, तीरंदाजी, शस्त्र चलाना, अस्त्र चलाना, राजकाज के कार्यों में पूरी रुचि लेती थी और वह बेहद फुर्तीली और चपल घुड़सवार भी थी। उन्होंने ये सारी चीज़ें अपने पिता से सीखी थी। यह वह समय था जब देश पर मुगलों का आक्रमण बढ़ता जा रहा था। जनता परेशान थी और इस समय में सूचना मिलती है कि अफगानिस्तान से शेर शाह सूरी भी आक्रमण करने की तैयारी कर रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में राजा कीरत राय अपनी 18 वर्षीय पुत्री दुर्गावती का विवाह निश्चित करते हैं गौंड राजा संग्राम सिंह के बेटे दलपत शाह से। हालांकि राजपूत की पुत्री का विवाह एक गौंड से यह कोई सामान्य बात नहीं थी, किंतु परिस्थितियों को देखते हुए राजा कीरत राय का यह फैसला उचित था और इस तरह दुर्गावती गढ़मंडला में गौंड राज्य में बहू बनकर आ जाती है। लेकिन इसके बाद चंदेल राजा की ताकत और गौंड राजा की ताकत दोनों मिलकर शेर शाह सूरी के छक्के छुड़ा देती है। तो 1545 में दुर्गावती एक पुत्र को जन्म देती है जिसका कि नाम रखा जाता है वीर नारायण। लेकिन समय कहते हैं सब एक समय ने एक जैसा नहीं रहता। दुर्गावती के जीवन में 1550 में एक ऐसा मोड़ आया कि उनके पति दलपत शाह की मृत्यु हो जाती है। उस वक्त उनका बेटा वीर नारायण केवल 5 वर्ष का था, लेकिन दुर्गावती अपनी हिम्मत नहीं हारती। 5 वर्षीय पुत्र को गद्दी पर बैठाकर वे सारे राजकाज को अपने हाथ में लेती हैं और अपनी राजधानी को सिंगारगढ़ से शिफ्ट कर देती हैं चौरागढ़ में। चौरागढ़ के लिए सामरिक स्थिति बहुत अच्छी थी। वह सतपुड़ा के जंगलों के बीच में पहाड़ी पर स्थित था। साथ ही साथ दुर्गावती अपना सारा ध्यान प्रजा की देखभाल और अपने राज्य की उन्नति में लगाती हैं और धीरे धीरे करके गोंडवाना एक समृद्ध राज्य बनने लगता है। अपने राजकाज के दौरान दुर्गावती ने कई तालाब बनवाए, कई नहरें बनवाईं, मंदिर बनवाए, धर्मशालाएं बनवाईं, सड़कें बनवाईं। अगर आप जबलपुर जाएंगे तो आज भी आपको वहाँ पे चेरीताल, जो कि दुर्गावती ने अपनी दासी के नाम पे बनवाया था, आधारताल जो कि आधार सिंह उनके मंत्री थे उनके नाम पर है, रानीताल जो उन्होंने खुद के नाम पर बनवाया था। तो इस तरह राज्य धीरे धीरे समृद्ध होने लगा, व्यापार बढ़ने लगा। किंतु इस समय में मालवा में एक मुस्लिम शासक बाज बहादुर का राज था। तो बाज बहादुर ने सोचा कि मालवा से मैं गोंडवाना पे अटैक करता हूँ यहाँ पर, और इसके पश्चात वहाँ की समृद्धि, वहाँ से पैसा मैं लेकर वापस आ जाऊँगा। लेकिन रानी के कुशल नेतृत्व में बाज बहादुर की सेना बुरी तरह से परास्त हो जाती है। उसके बाद के कहते हैं 6 साल बहुत करीब करीब शांति से बीते। रानी ने वैसे ही अपना राजकाज संभाला, लोगों का ध्यान रखा, सब कुछ किया। लेकिन एक घटना जो इस बीच में घटती है वो यह था कि अकबर की सेना बाज बहादुर को हरा देती है। तो इस तरह अब मालवा का राज्य भी अकबर के राज्य में मिल जाता है और गोंडवाना की राज्य की सीमा इस तरह से अकबर के राज्य की सीमा से मिलने लगती है। अकबर जानते थे कि दुर्गावती बहुत बहादुर है और उनका राज्य बहुत समृद्ध है, लेकिन दुर्गावती की प्रसिद्धि और सुंदरता की जब सूचना या खबरें अकबर के पास पहुंचती हैं तो अकबर को लगता है यह कैसे स्वतंत्र स्त्री इतना काम कर रही है, इसे तो मेरे कब्जे में होना चाहिए। तो अकबर दुर्गावती के पास में एक सूचना भेजता है और वह क्या थी? वो कहता है दुर्गावती अपना हाथी
और अपने मंत्री, जिनका कि नाम था आधार सिंह, वो अकबर को सौंप दे। अकबर जानता था कि दुर्गावती अपने सम्मान को अगर मानती होगी तो कभी भी अपने हाथी और अपने मंत्री को मुझे नहीं सौंपेगी, और अगर वह सौंप देती मतलब अकबर की दास्ता को, गुलामी को वो स्वीकार कर लेती। लेकिन दुर्गावती ने उसे स्वीकार नहीं किया। स्पष्ट शब्दों में उन्होंने अकबर को मना कर दिया। अब ऐसी स्थिति में मालवा में अकबर के जो एक रिश्तेदार था आसिफ खान, उसका शासन था। अकबर ने उसे एक बड़ी सेना लेकर के दुर्गावती के किले के पास में आक्रमण करने को कहा। दुर्गावती का राज्य छोटा सा था, लेकिन इधर आसिफ खान की सेना, अकबर की सेना बहुत बड़ी थी, और दुर्गावती का गोंडवाना छोटा सा राज्य था। लेकिन इस राज्य के पास में इच्छा शक्ति बहुत थी और उनकी रानी का कुशल शासन था। तो रानी ने सोचा कि सीधे युद्ध में हम जगह पर इन लोगों से नहीं लड़ सकते, तो उन्होंने नराई नाला नामक एक जगह है सतपुड़ा की पहाड़ियों के बीच में, उस जगह को चुना। उस जगह में एक तरफ गौर नदी है और दूसरी तरफ नर्मदा नदी है। रानी की छोटी सी सेना पहाड़ियों पर सही जगह को देखकर बैठ गई, और जब उस घाटी में आसिफ खान की सेना आई तो रानी के सैनिक उस पर टूट पड़े और बुरी तरीके से उनको हराया। लेकिन इस युद्ध में रानी के सिपाही मंत्री आधार सिंह का निधन हो जाता है। रानी खुद घोड़े पर बैठती है और आगे उड़ते हुए सेना का नेतृत्व करते हुए अपनी आसिफ खान की सेना को पीछे धकेल देती है। तब तक शाम हो जाती है, सूर्यास्त हो जाता है। आसिफ खान की सेना अपने खेमे में लौट जाती है। रानी ने सोचा कि अब ये हारा हुआ, थका हुआ जो मेरा दुश्मन है, इसको मैं अभी ही जाकर रात में इसके खेमे में इसको नष्ट कर देती हूँ। किंतु रानी के सैनिकों और मंत्रियों ने कहा कि नहीं, रात में युद्ध करना नियम के विरुद्ध है, हम सुबह लड़ेंगे। और यहीं पर एक नियम से चलने वाले का नुकसान हुआ। आसिफ खान ने रात भर में बड़ी बड़ी तोपें अपने लिए मंगवा लीं और सुबह उन तोपों के साथ में रानी की सेना पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में रानी का पुत्र वीर नारायण बुरी तरीके से घायल हो जाता है। रानी अपने सैनिकों से कहती है कि इसे सुरक्षित जगह पर ले जाओ, लेकिन खुद युद्ध भूमि से नहीं जाती है। वह उसी वीरता से, उसी जोश से लड़ती है। किंतु तब एक तीर रानी के कंधे पर आकर लगता है और दूसरा तीर सीधा उनकी आंख में लग जाता है। रानी समझ जाती है कि अब उनका समय निकट है। शत्रु के हाथ में अपने आप को सौंपने के बजाय वह वीरांगना अपना खंजर निकालती है और अपने सीने में घोंप लेती है। वह दिन था 24 जून 1564, जब रानी ने वीर गति को प्राप्त किया था। नराई नाला के पास मदल महल में आज भी रानी की समाधि है। रानी ने जिस वीरता से, जिस अदम्य साहस का परिचय देते हुए मुगलों की सेना को परास्त करने का प्रयास किया, वह नमन योग्य है। रानी को उनकी पुण्यतिथि पर सुनो सुनाती की ओर से नमन। आपको यह कहानी कैसी लगी? इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।